तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज थोड़ा पहले ही कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी ऑफिस में हूँ और घर शायद जा नहीं पाऊँगा, यहीं से कहीं निकलना है, तो ऑफिस से ही आज कहानी सुनाता हूँ। अब मुझे लगा कि आपको बता दूँ कि सेटअप जो है वो चेंज नहीं हुआ है, बस सेटअप पे अभी तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ और ऑफिस से ही कभी किसी कमरे से कभी ऑफिस से, यहीं सबसे कहानी अभी कुछ दिनों तक आएंगी। फिर जब पहुँचूँगा तो फिर कहानी वहीं से आएगी जहाँ आती थी। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कहानी पूरी तरह सुलझ भी गई और सुलझने में भी बहुत मशक्क़त नहीं लगी, लेकिन सुलझने के बावजूद भी फिर से उलझ गई। सच्चाई क्या है किसी को पता नहीं। चाहे श्रद्धा वाला केस देख लीजिए, चाहे निक्की वाला केस दीजिए, हर केस की तरह इस केस में भी कुछ पहलू हैं जो कहीं ना कहीं जो मर गया उसी के पास थे। अब मर गया तो फिर निकालें कैसे, और इसी उधेड़बुन में ये पूरी कहानी उलझ गई है। तो सीधा सीधा इस कहानी को शुरू करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और इसी लखनऊ में एक बेहद पॉश इलाका है सुशांत गोल्ड सिटी। शायद जो लोग लखनऊ के बारे में जानते होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गोमती नगर और सुशांत गोल्ड सिटी का नाम न सुने हो। इसी पॉश इलाके में एक अपार्टमेंट है, पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट, बेहद लग्जीरियस अपार्टमेंट माना जाता है। और इसी अपार्टमेंट में एक 28 साल की लड़की जिसका नाम था रिया, वो रहा करती। रिया की जो माताजी थी गीता गुप्ता, इसी लखनऊ में एक जगह है कैंट, इसी कैंट में पार्लर चलाती और लगभग 20 सालों से उनका पार्लर था। पूरे इलाके में उनकी पार्लर की चर्चाएं होती, उनका नाम था, उनका रसूख था। जो बेटी थी अपनी माँ से अलग रहती थी, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, माँ बेटी में संबंध भी अच्छा। दिन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि जो माँ है वो बेटी को फ़ोन ना करे या फिर बेटी जो है वो माँ को फ़ोन ना करे। कई सालों से ये चीज़ चलती रही। लेकिन इसी भी 17 अगस्त, यानी आज से महज एक हफ्ते पहले की ये बात है, जो गीता देवी हैं अपनी बेटी रिया को फ़ोन करती हैं। पूरी घंटी जाती है, फ़ोन नहीं लगता। अब सुबह फ़ोन किए तो उन्हें लगा कि हो सकता है कहीं बिज़ी हो, क्योंकि जो रिया थी वो पेशे से मेकअप आर्टिस्ट थी, तो उन्हें लगा कि कहीं क्लाइंट वगैरह के साथ बिज़ी होगी। उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद दोपहर हुआ, इन्होंने दोपहर को भी फ़ोन किया, दोपहर को भी पूरी बेल गई, फ़ोन लगा नहीं। अब दोपहर को भी जब पूरी बेल गई उसके बाद फ़ोन उठा नहीं, तो कहीं ना कहीं ताज्जुब कि ये क्या, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं कि रिया सुबह फ़ोन करे ना उठाए और दोपहर को करे ना उठाए, तो रिया है कहाँ। बहरहाल जैसे तैसे करके इन्होंने इग्नोर किया। उसके बाद फिर से शाम को फ़ोन किया और संजोग से जब शाम को भी फ़ोन नहीं लगता, तो जब गीता देवी हैं ये चीज़ देखती हैं कि सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, शाम हो गई और शाम तक फ़ोन लगा नहीं, तो कहीं ना कहीं अब गीता देवी परेशान होती हैं। फ़ौरन गाड़ी निकालती हैं। उसके बाद कहती हैं कि चलते हैं अब बेटी के अपार्टमेंट पे, देखते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद वो आती हैं, उसकी बिल्डिंग में एंटर लेती हैं। बिल्डिंग में घुसने के बाद फिर उसके घर के सामने, यानी जो उसका फ्लैट था, अब जैसे ही सामने पहुँचती हैं तो देखते हैं कि जो दरवाज़ा है बाहर से बंद है। अब दरवाज़ा बाहर से बंद है, इसका मतलब कि बेटी कहीं चली गई है और उसके साथ जो रहता था वो भी चला गया। अब यही चीज़ देख के कुछ देर तक सोच रही हैं कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, लगातार फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन लग नहीं रहा, इसका मतलब ये लोग कहीं गए हैं। थोड़ी बहुत नाराज़ भी हुई कि कहीं गई हैं तो कम से कम फ़ोन उठा के बता देना चाहिए। बस इसी गुस्से में जो माँ होती है फिर से बेटी को फ़ोन करती है। इधर घंटी बजती है, लेकिन कमरे के अंदर से, जो कमरा बाहर से बंद था, उस कमरे के अंदर से फ़ोन की रिंगटोन भी सुनाई देती है। अब घर का दरवाज़ा बाहर से बंद, यानी जो फ्लैट था वो बाहर से बंद और अंदर से घंटी की आवाज़। अब देखते ही ये चीज़ तो माँ को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या, अगर ये लोग कहीं गए हैं तो मोबाइल घर पे छोड़ के गए हैं क्या, और घर पे छोड़ के गए हैं, ताला भी नहीं लगा, सिर्फ कुंडी लगी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आए और कुछ चुरा उरा ले। बस यही सारी चीज़ें सोच के जो माँ थी अब उस घर की कुंडी को खोलती है। खोलने के बाद घर के अंदर दाखिल हो जाती है, और जैसे ही अंदर दाखिल होती है तो अंदर जो कुछ देखती है उसे देखने के बाद चीखती हुई बाहर निकलती है। फ़ौरन सारे लोग उसकी चीख पुकार सुनते हैं, सारे लोग भी इकट्ठा होते हैं। सारे लोग अब उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही, बस चुपचाप रो रही, अंदर की तरफ इशारा कर रही। अब जब आसपास के लोग सुनते हैं कि ये रो रही, अंदर कुछ दिखाना चाह रही है, तो लोग अंदर जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि जो रिया है वो मरी पड़ी है। रिया के शरीर पे 2 गोली लगी है, एक गोली सर पे मारी गई है और दूसरी जो है
वो सीने पे। अब ये चीज़ जैसे ही पड़ोसी देखते हैं, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन। पुलिस आती है, आने के बाद बॉडी कब्जे में लेती है, लेने के बाद इधर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही अब जांच पड़ताल शुरू। तो सबसे पहले ये पता किया गया कि ये लड़की अपने माँ बाप से अलग क्यों रहती थी। तो जब ये पता किया गया तो पता चला कि ये जो लड़की है एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था ऋषभ, और उसी के साथ एक आध साल पहले से ही ये लिव इन में रह रही है। यानी लगभग साल 2023 की शुरुआत से ही ये लिव इन में रह रही है। शादी हुई नहीं है, लेकिन शादी ना होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा ज़िंदगी के रूप में रह रहे हैं, जो कि आमतौर पे आम बात है आजकल के टाइम में। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चली, फ़ौरन जो शक की सुई थी उस लड़के के ऊपर गई जो इसके साथ लिव इन में था, जो कि गोली लगी थी, और जो पार्टनर था वो गायब। तो आजकल इतने केस भी ऐसे हुए हैं कि अब फ़ौरन शक की सुई जो है, अगर गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ तो बॉयफ्रेंड पे ही जाता है। इसलिए पुलिस वालों ने भी अपने जांच का जो दायरा था उस लड़के यानी जिसका नाम था ऋषभ सिंह भदौरिया, उसके इर्द गिर्द घुमा देती है। अब ऋषभ सिंह भदौरिया की तलाश शुरू हुई, लेकिन अब ऋषभ है कहाँ का, किसके पास गया, किसी को कोई जानकारी नहीं। जैसे तैसे करके रिया के मोबाइल से उसका नंबर निकाला गया। उसके बाद नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया, उसकी लाश लोकेशन निकाली गई। लगभग पूरे दिन तक पुलिस वाले इधर उधर छापे डालते, इधर उधर कड़ी मशक्क़त करते रहे, अलग अलग जगहों पे कोशिश करते रहे। और लगभग एक दिन बाद ये जो लड़का था ऋषभ सिंह भदौरिया, ये पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाता है। अब ये जब पुलिस वालों के हत्थे चढ़ा, अब सारे लोगों ने राहत की सांस ले ली कि चलो कत्ल हुआ था। अब आमतौर पे अब हम सुन रहे हैं या फिर जिसके घर की ये घटना है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात, लेकिन पुलिस वाले जिनको दिन भर में ऐसी दसियों घटनाएं मिलती हैं उनके लिए तो महज एक केस है कि सुलझाओ, मामला कोर्ट में पहुंचाओ, कोर्ट के हवाले कर दो, हमारा जिम्मा खत्म हो। तो यहाँ जो कातिल था वो पकड़ा जा चुका था, जिसके ऊपर शक था वो पुलिस वालों के हत्थे चढ़ चुका था। तो इस मामले में कोई जान बची नहीं थी। पुलिस वालों को बस यही था कि अब इस शख्स से ऋषभ से पूछताछ करेंगे, पूछताछ के बाद अपना इकबाल जुर्म करेगा, उसके बाद मोटिव बता देगा, फिर क्या हम कोर्ट में पेश कर देंगे। अब कोर्ट का जो मन वो सजा दे, हमारी जिम्मेदारी या फिर हमारी जो ड्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। बस इसी सोच के साथ जो पुलिस वाले थे अब इस ऋषभ से पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ था, तुमने गोली क्यों मारी। तो फिर ऋषभ भी अपना इकबाल जुर्म कर लेता है, और इकबाल जुर्म करने के बाद अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि साहब मैं एक प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। प्रतापगढ़ से मैं बिजनेस के सिलसिले में लखनऊ आया। अब ठीक ठाक पैसे थे, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी थी नहीं, मैं सिंगल लाइफ जी रहा था। तो इधर उधर घूमता रहता, कभी किसी पब में, किसी बार में, कभी इधर उधर। और ऐसे ही नवंबर महीने के साल 2022 का जो नवंबर महीना है, लखनऊ में एक बिल्डिंग है बड़ी फेमस, समिट, जहाँ पे पार्टी वगैरह करने के लिए अक्सर लोग जाते हैं। तो समिट में मैं घूम रहा था, एक पार्टी में गया था, और इसी दौरान मुझे रिया मिल जाती है। रिया से पार्टी में बात हुई, बात होने के बाद दोस्ती हुई, उसके बाद फिर नंबर एक्सचेंज हुआ। उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन नंबर एक्सचेंज हो चुका था, तो फिर बातचीत भी शुरू हुई। और हम दोनों को एक दूसरे का नेचर इस कदर अच्छा लगा कि हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। उसके बाद एक दूसरे के बारे में जानना शुरू किया। तो रिया जो अपने बारे में बताती है, उस हिसाब से रिया की जो माँ थी एक पार्लर चलाती थी, यानी ब्यूटी पार्लर। बदकिस्मती से रिया के जो फादर थे उनको पैरालाइज हो गया था। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी रिया और उनकी माँ गीता गुप्ता पे आ जाती है। अब जिम्मेदारी आई तो दोनों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। पिछले 20 सालों तक कैंट में रिया और उनकी माँ गीता का एक पार्लर था। उसी पार्लर में गीता और रिया दोनों काम करते, उसी से अपना घर खर्च चलाते। लेकिन जैसे जैसे रिया बड़ी हुई तो रिया की जो खूबसूरती थी, रिया का जो हुनर था, चूँकि बचपन से ही वो पार्लर में काम कर चुकी थी, तो कहीं ना कहीं जहाँ आजकल लड़कियों को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, शायद वो ट्रेनिंग रिया को बचपन से ही मिल गई थी। इस वजह से वक्त के साथ साथ इसकी ब्यूटी पार्लरिंग की जो स्किल है, किसी को सजाने की जो स्किल थी, इस कदर मशहूर हुई कि जब इसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने काम को, अपने इस हुनर को लोगों के सामने दिखाया, तो लोगों ने इस कदर पसंद किया कि रिया के सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, उस पर लाखों में फॉलोअर थे। लोग इसकी रील देखा करते, लोग इससे ट्यूटोरियल लिया करते। देखते देखते इसका अच्छा खासा नाम, अच्छी खासी मकबूलियत जो ब्यूटी पार्लरिंग की दुनिया है। उसके बाद जब ऋषभ से उसकी मुलाकात हुई, उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लिव इन में रहने लगते हैं। लेकिन जब लिव इन में ये दोनों रहने लगते हैं, कुछ महीने गुजरते हैं, तो ऋषभ कुछ चीज़ें नोटिस करता है, जैसे कि जो रिया है वो गोल्ड डिगर टाइप की है, यानी अमीर मर्दों के साथ रहना, उनको अपने जाल में फंसाना, उनसे पैसे लूटना।
और उन पैसों से अपने जो पार्लर की दुकान है उसको चमकाना, ताकि और अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे क्लाइंट आए। शुरुआत में ऋषभ भी इसी चीज़ का शिकार होता है। ऋषभ से कुछ टाइम तक ये लिव इन में रहती है, उसके बाद पैसों की डिमांड करने लगती है। फिर कहती है कि मुझे लुलु मॉल में एक बढ़िया सा पार्लर खोलना है, और लुलु मॉल जैसी जगहों पे किराया ही लगभग लाखों में होता है। तो वहाँ पे खोलने का मतलब लाख रुपए महीने का किराया प्लस कम से कम 10 लाख का सामान, तभी तो वहाँ दुकान चलेगी। इसके पास पैसे थे नहीं, तो फिर ऋषभ से मांगने लगती है। ऋषभ भी जैसे तैसे करके पैसे देता है, लेकिन जब सारे पैसे ये नहीं दे पाता तो फिर ये अलग अलग लोगों के साथ घूमने लगती है। कुछ टाइम पहले ऋषभ ने इस लड़की को यानी रिया को एक करोड़पति आदमी के ऑडी कार में घूमते हुए इसको देखा था। इसने रोकने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऑडी कार अपनी पूरी रफ्तार में निकल गई। ये कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद से ये रिया पे नज़र रखने लगा। अब जब नज़र रखने लगा तो नई नई चीज़ें पता चली कि पार्टियों में, पबों में महज इसलिए जाती है कि लड़कों को फंसा सके, उनको अपने हुस्न के दीवाना बना सके, और फिर उनसे पैसे लूट चुके। चूँकि पब में, पार्टी में लगभग अमीर लोग ही जाते हैं, तो उनके लिए पैसे की ज़्यादा वैल्यू नहीं। अब ये चीज़ें लगातार ऋषभ नोटिस करता रहा, लगातार इसे लग गया कि अब ये महज मुझसे पैसे लूट रही है। और इसी दौरान 16 अगस्त को ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में दोनों काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे ड्रिंक करते हैं। उसके बाद जो रिया है एक लड़के के साथ डांस करने लगती है। डांस करती है, उससे बात करती है, उसके बाद उससे नंबर एक्सचेंज कर लेती है। उसके बाद कहती है कि तुम मुझे कॉल करना। और ये सारी चीज़ें वहीं पे खड़ा ऋषभ देख रहा था। ऋषभ ये सारी चीज़ें देखता है, देखने के बाद इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने के बाद फिर जब वक्त गुजर जाता है, पार्टी ख़त्म होती है, दोनों अपने अपने घर पे आते हैं। 16 तारीख की रात को इसी बात को लेकर नशे की हालत में दोनों के बीच खूब झगड़ा होता है। खूब झगड़ा हुआ, खूब कहा सुनी हुई, हाथापाई हुई, लेकिन दोनों ही नशे में थे तो दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल, न ज़्यादा सोचने की क्षमता, न ज़्यादा समझने की क्षमता। लिहाजा थोड़ी देर तक दोनों झगड़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। फिर सुबह होती है 17 तारीख की। जैसे सुबह होती है तो नशा भी उतर चुका था। उसके बाद रात में क्या चीज़ें हुई थी दोनों को याद आता है, और इसी बात को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। अब जब फिर से झगड़ा शुरू होता है तो झगड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद दोनों में हाथापाई, और इसी दौरान जो ऋषभ था वो अपनी पिस्टल से रिया को गोली मार देता है। पहली गोली सर पे और दूसरी गोली सीने पे, और गोली मार के भाग जाता है। अब ये पूरी कहानी जब ऋषभ सुना देता है तो पुलिस वालों को अब कुछ चाहिए नहीं था। बॉडी उनके हाथ में थी, मोटिव उनको पता चल चुका, कातिल पुलिस वालों के हत्थे चढ़ चुका था। तो बस अब मामला कोर्ट में जाना था। पुलिस वाले एकदम राहत की सांस लेते हैं कि एक दिन के अंदर पूरा केस सुलझा दिया। लेकिन यहीं से तो अब नई कहानी शुरू होती है। दरअसल ऋषभ इसके बाद एक और बात बताता है, और ऋषभ कहता है कि इसकी पहले साल 2019 में एक शादी हुई थी। शादी से उसको एक बेटी थी, और उसने इस बारे में मुझे बताया नहीं, और उस मर्द के साथ ये दोबारा रहने चाह रही थी, यानी एक शादीशुदा महिला मेरे साथ लिव इन में रह रही थी। चले, पुलिस वालों ने इस थ्योरी को भी सुन लिया कि चलो ये भी डाल देते हैं चार्जशीट में। लेकिन यहाँ से भी एक तीसरी कहानी शुरू होती है, और ये तीसरी कहानी मरने वाली रिया की माँ गीता देवी ने सुनाया। गीता गुप्ता उर्फ जो गीता देवी है, उन्होंने सुनाया। दरअसल गीता देवी लगभग 2 दिनों तक तो उनकी बेटी का कत्ल हुआ था, इकलौती बच्ची थी। तो पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि करें क्या, रो रो के बुरा हाल, एकदम बदहवास थी। लेकिन 2 दिनों बाद जब उन्हें कुछ समझ में आता है, थोड़ी बहुत होश में आती हैं, कुछ बताने लायक होती हैं, तब उन्होंने खुद अपना बयान दर्ज किया, और अलग अलग मीडिया कर्मियों के सामने भी उन्होंने बयान दिया। दरअसल गीता देवी ने जो कहानी सुनाई, इस कहानी के हिसाब से जो उनकी बच्ची थी रिया, जब ये लगभग 26 साल की हुई, तो 26 साल की उम्र में लगभग साल 2019 में, 26 नहीं, इसकी उम्र अगर जोड़ें तो 24 साल ही हुई होगी। साल 2019 में रिया की ज़िंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम था पुष्पेंद्र सिंह बन्ना। पुष्पेंद्र सिंह इसकी ज़िंदगी में आता है। आने के बाद दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। नज़दीकी आगे बढ़ी, दोनों के बीच प्यार हो गया। प्यार हुआ तो फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया, क्योंकि पुष्पेंद्र भी अच्छे खासे घर आने का था, रिया भी खूबसूरत। इसके बाद दोनों में शादी हो गई। शादी होने के बाद एक बेटी हुई। लेकिन जैसी बेटी हुई उसके बाद से ही इन दोनों की जो शादीशुदा ज़िंदगी थी डगमगाने लगी। महज 1 साल के अंदर इन दोनों के बीच साल 2019 में शादी हुई थी, साल 2020 में बेटी हुई, और साल 2021 में ही इन दोनों का इस तरह से झगड़ा हुआ कि तलाक की नौबत आ गई। दोनों ने एक दूसरे से तलाक लिया। तलाक लेने के बाद फिर जो बेटी है वो पुष्पेंद्र के पास रहने लगती है, और फिर से जो रिया है एकदम आज़ाद ख्याल की तरह घूमने लगती है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने लगती है।
माँ ने तो ये तक कहा कि उसकी जो बेटी थी वो 1.5-2 लाख रुपए की नेकलेस पहना करती थी, यानी गले का हार। ये सारी चीज़ें चलती रही, इधर उधर घूमती रही, अपनी जो मेकअप आर्टिस्ट की दुनिया है, जो ब्यूटी पार्लरिंग की दुनिया है, उसमें बिजी रही। लेकिन साल 2022 के लास्ट में रिया की मुलाकात ऋषभ से होती है। दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती में जो ऋषभ था वो रिया के कोल्ड ड्रिंक में या फिर कॉफ़ी में कुछ बेहोशी की दवा मिला देता है। मिलाने के बाद रिया का रेप करता है और रेप करने के बाद फिर रिया का वीडियो बना लेता है और साथ ही ब्लैकमेल करता है कि अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, और अगर तुम मेरे साथ नहीं रहती हो तो ये जो वीडियो है, तुम्हारे इतने फॉलोअर हैं, अगर मैं वायरल कर दूंगा तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अब रिया इतनी पॉपुलर थी कि अपनी इस दुर्गति से वो डरने लगती है, साथ ही अब ऋषभ के साथ रहने को राजी हो जाती है। अब दोनों लगातार साथ रहने लगते हैं। साथ रहने के बाद ऋषभ जो था वो पेशे से सट्टा खेला करता, तो सट्टे में कभी जीत तो कभी हार। तो जब जीतता तब तो ठीक था, लेकिन जब हारता तो हारने के बाद पैसे की जो भरपाई करवाता वो रिया से करवाता। कुछ टाइम तक तो रिया ने पैसे दिए, लेकिन लगातार जब उससे पैसे मांगने लगा तो रिया को भी लगा कि अब कितना बर्दाश्त करें। बर्दाश्त की हद जब क्रॉस हुई तो फिर इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तो जब झगड़ा हुआ तो ऋषभ ने मारना पीटना शुरू किया, और इसी वजह से इस घटना के कुछ दिन पहले ही जो रिया है उसने 1090 यानी जो वुमेन हेल्पलाइन है उस पर कंप्लेन भी की थी। साथ ही 112 पे भी कॉल करके शिकायत की थी कि मुझे जो है ऋषभ लगातार टॉर्चर कर रहा। साथ ही गीता देवी बताती हैं कि जो ऋषभ है वो इस कदर टॉर्चर करता था कि एक बार रिया को उसने वीडियो कॉल की थी, तो गीता देवी ने देखा कि रिया कई दिनों से सोई नहीं है और उसकी आंखें सूज गई थी। अब ये तमाम चीज़ें जब लगातार पता चली तो फिर इस कहानी के हिसाब से जो मोटिव निकल के सामने आया कि ऋषभ लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और 16 तारीख की रात भी इसने ब्लैकमेल किया होगा, और जब रिया ने पैसे देने से मना किए होंगे तो फिर अंत में ऋषभ ने गुस्से में गोली मार दी। अब एक कहानी जो ऋषभ सुना रहा उस कहानी के हिसाब से कि ऐसी चीज़ें हुई कि जो रिया थी वो कैरेक्टरलेस थी, अलग अलग लोगों को फंसाती थी। अब रही बात जो माँ ने कहानी सुनाई, तो माँ अगर सुना रही हो तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन महज अगर इस आधार पे इसको जज करें कि 1090 या फिर 112 पे कॉल किया गया तो ये भी संभव है कि फर्जी कॉल भी किया जा सकता है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि फर्जी ही कॉल हो, क्योंकि हो सकता है कि सच में ऋषभ इस तरह से टॉर्चर करता हो और रिया मजबूरी में इस कदर मजबूर हो गई कि उसने लाचार होकर 1090 या फिर 112 पे कॉल किया। तो कहानी क्या है ये सिर्फ रिया जानती है। पुलिस वाले अभी तक केस की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। मर्डर हो गया है, डेड बॉडी मिल चुकी है, मर्डर वेपन मिल चुका है, कातिल पुलिस वालों के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन मोटिव क्या था ये दो अलग अलग कहानियों पे घूम रहा। क्योंकि दोनों कहानियों का जो समराइज़ अगर आप करें तो लास्ट में एक चीज़ निकल के सामने आती है कि लास्ट के दिन दोनों को भी झगड़ा हुआ और इस झगड़े में कत्ल हो गया। लेकिन अगर इसने रिया को ब्लैकमेल किया होगा और रेप किया होगा तो 376 और 302 भी लगेगा, साथ ही ब्लैकमेलिंग का भी चार्ज लगेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ मर्डर का लगेगा। तो दोनों मामलों में सजाओं का जो प्रावधान है अलग अलग हो जाएगा। और एक चीज़ अगर आप देखें कि जो ये मर्डर था ये प्री प्लान नहीं था, क्योंकि जितना मेरा अनुभव है लगभग कई केसेस मैंने खुद स्टडी किए हैं। आप पीछे अगर फाइल्स देखें तो सारी फाइल्स जो हैं किसी न किसी मर्डर या किसी रेप की हैं। तो लगभग अगर आप ध्यान से वीडियो में देखें या काउंट करें तो कम से कम 500-600 फाइलें रखी हैं, बाकी और भी हैं जो आपको शायद कैमरे में दिख नहीं रही होंगी। तो इतनी स्टडी करने के दौरान कम से कम इतना तो अंदाज़ा है कि ये जो मर्डर था ये प्री प्लान नहीं था, क्योंकि अगर प्री प्लान होता तो डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश की गई होती। कत्ल जो है रूम पे नहीं किया गया होता, कहीं और किया गया होता। लेकिन ये कत्ल जो था ये हीट ऑफ मोमेंट था, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ना ही मर्डर वेपन को कहीं फेंका गया, ना ही लाश के साथ कुछ छेड़छाड़ी हुई, और कोई प्लान करके अगर कत्ल करता है तो गोली नहीं मारता। तो चाहे जो कहानी रही हुई, पुलिस वाले इस कहानी के पीछे पड़े हुए हैं। देखते हैं कि कब तक ये कहानी निकल के पूरी खुलती है। लेकिन एक लड़की और एक लड़के का जो ऐसा प्यार हुआ उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, कहीं ना कहीं आजकल हर लव स्टोरी में ये चीज़ अब देखने को मिल रही है, चाहे कोई स्वीकारे चाहे कोई ना स्वीकारे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अलग अलग लोगों के अलग अलग सुझाव हैं, काम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कल की कहानी कई लोगों ने कहा कि आपने कैसे मिला दिया इन दोनों चीज़ों को, लेकिन अगर उस कहानी का लॉजिक समझते शायद तो आप ये बातें ना बोलते। क्योंकि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई घटना होगी, अगर मणिपुर में कोई घटना हुई है, और मणिपुर में तो कुछ महीनों तक ही ये सारी चीज़ें हुई,
और ईश्वर की कृपा से अब सारी चीज़ें लगभग पटरी पे आ रही हैं। लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि ये चीज़ें कई सालों तक चले, तो महज एक वीडियो एक लड़की का वायरल हुआ था, जिस वजह से हम सारे लोग डिस्टर्ब थे, हम सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, सबको शर्मिंदा होना पड़ गया कि एक लड़की को इस तरह से घुमाया गया। तो कश्मीर में तो ये सिलसिला कई दिनों तक, कई महीनों तक, सालों तक चला। तो कहीं ना कहीं देश पे क्या प्रभाव पड़ा होगा। शायद हम आप, खासकर जो नौजवान हैं मेरे जैसे, उस टाइम पे बहुत छोटे थे तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन मणिपुर वाली घटना से हम उसको जोड़ के देख सकते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।